कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि शिक्षण अभिरुचि, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन प्लस आपके शिक्षण से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसको कि आपने बीएड डीएलएड में पढ़ रखा है। साथ ही आप जब सीटीईटी या एसटीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय भी आप इस टॉपिक को जरूर पढ़े होंगे। है कुछ नहीं, बस पॉजिटिव सोचना है और अपने दिमाग से, अपने कॉमन सेंस का यूज करके जो सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा उसको टिक मारना है। इस तरह के प्रश्न में क्या होते हैं कि कई बार आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और आपको लगेगा कि दोनों ऑप्शन सही है। उस केस में एक से अधिक बीपीएससी दे दिया ऑप्शन, तब तो उसको आप मार दीजिए। अगर वो नहीं है तो जो ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है, उसको आप मारेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका शिक्षण अभिरुचि। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे संस्थान के द्वारा आप लोग के लिए बीपीएससी का जो हेड टीचर का सिलेबस था उसके अनुसार फिलहाल हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में बीपीएससी कोई और बदलाव लाती है कोर्स के सिलेबस में, तो मेरे भी यहाँ जो है आपके कोर्स में बदलाव हो जाएगा स्वतः। इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है कि अभी जुड़ गए तो फिर पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके संपूर्ण तैयारी जो भी सिलेबस हो आयोग के द्वारा वो आपको करवाया जाएगा। और जो भी सिलेबस डालता है बीपीएससी, चाहे वह सीटेट टाइप का हो चाहे बीपीएससी टाइप का, तो 99% उम्मीद है कि जो आपका बीपीएससी हेड टीचर का जो सिलेबस था बिहार में, उसी में से थोड़ा बहुत इधर उधर करके बदलाव करके सिलेबस बनाया जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं वही फिर दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो उसमें आप देखिएगा कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हेड मास्टर का जब एग्जाम हुआ था उसमें शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था। और एक प्रस्तावित जो एग्जाम था उसके सिलेबस में 75 क्वेश्चन डीएलएड बीएड के बताए गए थे, जो कि प्रधान अध्यापक के लिए निकले थे। एक तो प्रधानाचार्य हो गए हेडमास्टर, और एक था हेड टीचर की बहाली। तो उसमें सिलेबस में 75 क्वेश्चन टीचिंग के दिए गए थे, वो भी बीपीएससी ही कंडक्ट करवाने वाली थी। और वह एग्जाम रद्द हो गया। चूंकि रद्द ये हो इसीलिए हुआ कि नई नियमावली के अनुसार अब सभी लोग को बराबर मौका दिया जाएगा। तो 90% से 99% तक हम कहेंगे कि उम्मीद रखिए कि यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा, या थोड़ा बहुत इसमें अपडेशन किया जा सकता है। हम लोग का काम है पढ़ना। बाकी आयोग कई लोग का निगेटिव को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 80% संभावना है रहने का, 20% ही नहीं रहने का संभावना है, क्योंकि बीपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है और उसमें उसने निगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया है। तो वो कोई भी एग्जाम लेगी तो संभावना ज्यादा बनता है निगेटिव डालने का। इन द केस अगर सरकार चाहेगी तो निगेटिव मार्किंग हटा सकती है, लेकिन सरकार योग्य व्यक्ति चुनना चाह रही है तो कम ही संभावना है कि सरकार जो है निगेटिव मार्किंग हटाए। तो हमारा जो भी अभी टेस्ट बन रहा है, जो अभी जैसे मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा टेस्ट लगाने का। आप लोग स्वयं टेस्ट लगाइएगा और फिर देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स सही बने और कट करके कितना नंबर आपको आया है। उसमें हमने निगेटिव मार्किंग रखा है और वो फ्री है। टेस्ट आपको कोई चार्ज में नहीं लूंगा, वो सबके लिए फ्री है। आप उस लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से ये फायदा होगा कि जो कंफ्यूजन आपको होता है, और खास करके बीपीएससी का एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। आप लोगों में से बहुत लोग बीपीएससी के प्रश्न को देखे होंगे जो अभी वर्तमान में जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, तो उसमें अभी जो ऑप्शन है आपके 5 ऑप्शन हैं
5 ऑप्शन में एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक डाला जाता है, जो कि ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस होना भी जरूरी है, ठीक है। तो वो लास्ट में हम टेस्ट, इसका जो मैं वीडियो, आप लोग क्या करेंगे, मेरा जब थ्योरी हो जाएगा कंप्लीट तो वीडियो उसके आगे नहीं देखेंगे, उसके आगे तब देखेंगे जब फिर आप टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद जाकर के वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद उसमें सॉल्यूशन हम करवाएंगे और सॉल्यूशन उसी का होगा जो टेस्ट हमने एक लिंक दिया है उसका ही आपका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले टेस्ट दे लीजिएगा तब सॉल्यूशन देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, या पहले सॉल्यूशन देख के फिर से टेस्ट लगा सकते हैं, तो आपको एक रटा रटाया टाइप का होगा, ठीक है। तो जैसा आप चाहें, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रकार का कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा उसके लिए। अब आते हैं शिक्षण के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक शिक्षक को प्रशिक्षित क्यों किया जाता है, क्या जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि क्या जरूरी है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेने का, तो ये भी तो पूछा जा सकता है क्या जरूरी है कि आपका जो है सीटेट का एग्जाम लिया जाए, डायरेक्ट आपको एकेडमिक आधार पर जो है आपको नौकरी दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है जो ग्रुप डी का कंपटीशन पास करेंगे वो आपके 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते, वो भी पढ़ा सकते, उनके पास भी नॉलेज। लेकिन शिक्षा शास्त्र में कहा गया है कि शिक्षण एक कला है और इस कला के लिए अनुभव और एक प्रकार से कह सकते हैं मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए एक शिक्षक को। जब तक वो बच्चों के मनोभाव को नहीं समझेगा कि बच्चा का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिकता किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चा बेहतर सीखे, तब तक वह बेहतरीन शिक्षक नहीं बन सकता। बहुत लोग विद्वान बन सकते हैं लेकिन वह अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। शिक्षा एक कला है और जो टीचर उस कला को जानेगा, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को जानेगा, जो बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उसको जानेगा, ठीक है, तभी वह एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है 2 वर्ष का, जो आपका डीएलएड या बीएड होता है, तो उसमें बहुत सारी विधियां आपको सिखाई जाती है और इसी में मैं आगे बताते चलूंगा आपको, आगे आगे जो जो चैप्टर बढ़ते जाएगा तो बहुत सारी विधियां हैं प्रशिक्षण की, शिक्षण की, तो वो सब आएगा और उससे रिलेटेड प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव हम कराते जाएंगे कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए शिक्षण कार्य एक प्रकार की क्या है, कला और तकनीकी कौशल, और खास करके अभी वर्तमान युग में देखिएगा तो शिक्षा का एक अलग रूप आया है और तकनीकी, जब तक आप तकनीकी रूप से अवेयर नहीं होइएगा तब तक आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें कुछ प्रश्न 10 की संख्या में तकनीकी से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, ठीक है। मुझे जैसा कि अनुमान लग रहा है कि 10 क्वेश्चन तकनीकी में कंप्यूटर आईटी का कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम परीक्षा में टीचर वाले में कंप्यूटर के 10 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। अब देखिए आयोग क्या करता है। अतः सफल एवं प्रभावी तथा अर्थपूर्ण शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना क्या है, आवश्यक है। प्रशिक्षण के द्वारा वे शिक्षण की विभिन्न प्रणालियां जो होती है उसके बारे में उसको सीखते हैं, उपादानों का सम्यक उपयोग करना सीखते हैं, ठीक है। बच्चे के मन स्थिति को समझने का तरीका सीखते हैं। इस प्रकार से एक शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, बस ये क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग में दिया हुआ है शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की अन्य आवश्यकताएं क्या है, क्यों शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए। तो वो देखिए क्या क्या कारण है, मैं आपको थोड़ा सा तेजी से पढ़ के सुनाता हूं और आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिए। यूं तो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सभी विषय शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधि शिक्षक के लिए उपयोगी है, किंतु उनमें सबसे ज्यादा क्या उपयोगी है,
तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, किंतु उनमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। वही लाइन है, शिक्षा मनोविज्ञान के सम्यक अध्ययन द्वारा शिक्षक यह जानने में सक्षम हो सकते हैं कि उनके शिक्षण में छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन किस मात्रा में हो सका है। जो आप पढ़ाते हैं छात्रों को, उससे कितना परिवर्तन आ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, कि क्या आप केवल पढ़ा के चले जा रहे हैं और बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, क्या आपको इसका नॉलेज हो रहा है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों का ज्ञान रहेगा तो वह अपने छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन को भली भांति जान सकते हैं और उनकी शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कई बच्चा मैथ में अच्छा होगा, कई बच्चा साइंस में अच्छा होगा तो आर्ट्स में अच्छा नहीं होगा, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो साइंस में अच्छा नहीं होगा। तो जब तक आप बच्चों के व्यवहारगत समस्या को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अवधान, सामंजन, अनुशासन, बच्चे में अनुशासन होना भी जरूरी है। पठन पाठन किस प्रकार से पढ़ाया जाए संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्या होता है, उपयोगी होगा। छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया, किस प्रकार बच्चों का विकास होता है मानसिक रूप से, किस प्रकार बच्चे का धीरे धीरे जो विकास हुआ है उसकी प्रक्रिया को भी आप सीखते हैं उसके अंतर्गत। अनुभूति एवं व्यवहार, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मरण, कल्पना, भाव, संवेगों और व्यक्तित्व मूल्यांकन एवं सांख्यिकी का अध्ययन करने से उन्हें छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन को जानने में सुविधा होगी। उनमें वांछित परिवर्तन करना चाहेंगे या अनुशासन, प्रगति अथवा समंजन संबंधी कोई सुझाव देना चाहेंगे तो उनका प्रभाव छात्रों पर अधिक पड़ेगा। तो यानी जो भी प्रशिक्षित शिक्षक होंगे वो जो तरीका सीखते हैं प्रशिक्षण के दौरान, जब उस विधि का वो प्रयोग करेंगे तो वो बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। कई सारे जो शिक्षाविद हुए उन्होंने इसकी वकालत की है कि एक सेकंड, जैसे सभी शिक्षा शास्त्री जैसे पेस्टोलॉजी है, फ्रोवेल है, मोंटेसरी, ये सब पढ़े होंगे। रूसो ने शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या समझा है, आवश्यक समझा है। यानी एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप इस तरह के प्रश्न बनाते हैं तो आप बाल केंद्रित होकर के सोचिएगा, ठीक है। जो एक बच्चा किस प्रकार से अपनी प्रगति का समावेशी रूप से कर सकता है, समान रूप से कर सकता है, तो उसको केंद्र में रख के आप सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, तो आप 4 ऑप्शन में आप अपना उत्तर जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी ये पढ़ना नहीं पढ़ना मैं जानता हूं बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपके पास मनोविज्ञान है, बच्चे की मानसिकता, चूंकि आप भी बचपन से होके गुजरे, आप इस बात को समझिएगा, आपको किस प्रकार की शिक्षा अच्छी लगती थी, आप किस प्रकार से पढ़ना चाहेंगे, मारपीट के डर से पढ़ना चाहेंगे या खेल खेल में सीखना चाहेंगे। ये सब आपको जब आप अपने दिमाग पे भी जोड़ देंगे तो आप खुद पे भी एनालिसिस करके उसका सही आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर मैं अभी बता दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने मनोविज्ञान का प्रयोग कीजिएगा और खास करके बाल केंद्रित होकर के सोचिएगा और अपने बचपन को भी याद करके सोचिएगा कि आप किस तरह के शिक्षा को पसंद करेंगे, किस तरह से आपको समझ में आसानी से आता है, तो आप पाएंगे कि वो विधि में से आप खोज निकालेंगे, ठीक है। चलिए, आज की शिक्षण पद्धति क्या होती जा रही है, पहले ही हमने बता दिया, बाल केंद्रित, बच्चों पर केंद्रित होनी है, ठीक है। मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक को प्रशिक्षण की अवधि में व्यवहारिक शिक्षण, फंक्शनल टीचिंग के द्वारा निम्नांकित बातों को ज्ञान हो जाता है, इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे पहले छात्रों की बौद्धिक दक्षता की जानकारी, छात्र का कितना बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका है, तो उसके अनुसार वो उसको पढ़ाते हैं।
अब आप 1 क्लास में जाइएगा और आप उसको गुना करना, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर करना सिखाइएगा, तो क्या वह बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। यानी सबसे बहुत जरूरी है कि आप बच्चे की मन स्थिति को समझिए कि बच्चा किस चीज को आसानी से समझ रहा है। 1 क्लास में हम बहुत करेंगे तो उस बच्चे को अंक का ज्ञान देंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत करेंगे तो जोड़ना और घटाना सिखा सकते हैं। उसको हम गुना और भाग तक नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो एक लेवल आपको पता चलता है, तो वही है छात्रों की बौद्धिक दक्षता की जानकारी आपको होना जरूरी है। विभिन्न अवस्थाओं के बालकों की आवश्यकता की जानकारी, यही चीज अभी हमने बोला कि बालकों की क्या आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं, वो चंचल होते हैं और उनको पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो आपको उसकी मन स्थिति, उसकी आवश्यकता, उसकी नीड बच्चों की वो समझना होगा। आपको खेल खेल में उसको सिखाना होगा, उसको जिसमें मन लगे वह डेली विद्यालय आए, उस तरीका से आपको कुछ करना होगा जिससे कि बच्चा को आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट बने। उसके बाद पठन पाठन का सही उपयोग करना आप सीखते हैं, किससे? ट्रेनिंग से। अभी ट्रेनिंग की क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे। कक्षा अध्ययन की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा वो आप सीखते हैं। परीक्षा की जो विभिन्न विधियां हैं उसको आप सही ढंग से सीखते हैं और विद्यालय से आपका किस प्रकार से मधुर संबंध बने, यानी आपस में शिक्षक, आए दिन आप देखिएगा पेपर, न्यूज़पेपर, सब जगह कि आपस में शिक्षकों के बीच में ही लड़ाई होती रहती है। जो पुराने शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, वो नए शिक्षक को नीचा दिखाते हैं, तो कई बार नए शिक्षक पुराने शिक्षक को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और आपस में वो क्या कर रहे होते हैं? लड़ रहे होते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं पूरे शिक्षण पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब भी चीज आपने डीएलएड या बीएड में देखा होगा कि किस प्रकार से एक प्रधानाध्यापक को अन्य शिक्षकों के साथ या अन्य शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के साथ और शिक्षा जो समुदाय है, सचिव है, उनके साथ एक व्यवहारिक पहलू बना करके रखना पड़ता है, जिससे कि जो शिक्षा का एक प्रकार से जो कल्चर है वो अच्छा ढंग से विकसित हो और वहां पे बच्चे जो है ढंग से पढ़ाई कर सके। तो ये बात आप सीखते हैं ट्रेनिंग के दौरान। प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक विद्यालय प्रबंधन से भी परिचित होते, किस प्रकार से विद्यालय को सही ढंग से चलाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान वो शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य को भी पढ़ते हैं, समझते हैं एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक शिक्षक को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वह आप पढ़ते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारिक शिक्षण के लिए आप पाठ्यिका बनाना सीखते हैं, वर्ग रूटीन बनाना सीखते हैं, कक्षा किस प्रकार से संचालित हो उसको सीखते हैं। शिक्षा सिद्धांत के अध्ययन द्वारा देश विदेश के विभिन्न शिक्षा शास्त्री जो बहुत सारे कथन हैं, जिन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया है, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। और किस प्रकार से अभी आपका पाश्चात्य शिक्षा चल रहा है, उसके विकास तक की कहानी भी पढ़ते हैं और उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, उसके बारे में भी जानकारी आप पढ़ते हैं, ठीक है। और उनकी शिक्षण विधि और उनके प्रयोगशाला के बारे में भी आप जानते हैं, किस प्रकार से जो विभिन्न शिक्षाविद जो हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोग करके बहुत सारे सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। शिक्षा के इतिहास द्वारा वे देश विदेश के शिक्षा के अद्यतन स्थिति, वर्तमान में क्या स्थिति चल रहा है एजुकेशन का, उसके बारे में आप शिक्षा, उसमें आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाता है, टेक्निकल जो है उससे भी अवेयर रहने के लिए। अभी देखिए हम लोग, आप लोग पढ़ रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि शिक्षा बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो आपको उसके लिए भी तत्पर रहना होगा और आप टेक्निकली अवेयर होकर के पूरे जो भी शिक्षक समुदाय है उसका भी आप खुद मान बढ़ाइएगा। चूंकि आप तकनीकी रूप से अवेयर रहेंगे तो आप तकनीकी रूप से शिक्षा दे पाइएगा, घर बैठे आप बच्चों को पढ़ा पाइएगा। हो सकता है ऐसा समय भी आ जाएगा, और कोरोना के समय में आपने देखा ही किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज विद्यालय में चलाया जा रहा है।
विद्यालय के माध्यम से। सरकारी विद्यालय तो नहीं सक्षम हो पाया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में किया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय के लिए वो सब भी चुनौती जो है उसको पहले से तैयार करके शिक्षकों को अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। फिर अपने देश में शिक्षा संबंधी क्या समस्याएं हैं, उसके निराकरण के तरीकों को आप क्या करेंगे, जान पाएंगे। ठीक है, अभी एक नई शिक्षा नीति आई आप देखिएगा कि ऐप में नई शिक्षा नीति के बारे में हमने अच्छे से समझाया है, और उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कोई भी सिलेबस दे। जान लीजिए, नई शिक्षा नीति 2020 के नई शिक्षा नीति, याद रखिएगा मेरा बात, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके पूछेंगे तो पूछेंगे, आप देख लीजिए। नई शिक्षा नीति उसको हमने ऐप के माध्यम से करा रखा है। जब आप ऐप बाय करते हैं तो उसके कोर्स में आप देखिए कंटेंट्स में नई शिक्षा नीति आपका डाले। ठीक है, तो निश्चित तौर पर वो अच्छे से देख लीजिएगा क्या विशेषताएं, क्या फायदा है, किस प्रकार से 10+2 की जगह पे 5+3+4 करके जो कॉन्सेप्ट आया, 5+3+3+4 करके। ठीक है, और किस प्रकार से शिक्षा में बदलाव की बात की गई है, क्लास 6 से जो है आपको व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। तो वो क्या है कि समस्या को दूर करने के लिए अभी तक कितनी शिक्षा नीति आई है, जिसे 3 है। सबसे पहले 1968 में आया, कोठारी आयोग के बारे में सुना होगा, फिर 86 में आया, फिर आपका अब जाकर के आया है 2020 में, 36 साल बाद। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सब के बारे में भी आप अवेयर होते हैं। तो कहाँ अवेयर होते हैं, तो जब आप प्रशिक्षण ले रहे होते हैं उस समय। इसलिए प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वो कुशल शिक्षक बन सके। प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रशिक्षण की अवधि में अन्य बातों की भी जानकारी दी जाएगी, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने कार्यभार दायित्व को समझने में सहायता देता है। वह शिक्षकों में ऐसे मनोविज्ञान को अंतर्दृष्टि पैदा करता है जिससे वह अपने कार्य में आने वाली समस्याओं का सामना और निदान को स्वयं ढूंढ लेता है। जैसे कोलेंस्की के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय लेने में सहायता दे सकता है। थोड़ा सा मैं इसको नीचा कर देता हूं। कोलेंस्की के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय लेने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक का मार्ग न केवल कक्षागत शिक्षण के लिए प्रशस्त किया है, बल्कि उसने शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों एवं समाज में व्याप्त समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान करने के लिए भी जागरूक किया है। उसने समायोजन की क्षमता विकसित की है, नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को सक्षम बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है गोस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करने उसकी उन्नति में योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला तैयार करता है। यह बालक को, स्किनर ने बोला है, यह बालक को शिक्षा देने की उत्तम विधियों से अध्यापक को सुसज्जित करता है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे अपनाने के लिए संकेत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उस उत्कृष्ट विधियों से अवगत कराता है जिनके द्वारा बालक की उपलब्धियों की माप और उनके मूल्यांकन का सही अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता मेन रूप से आपने पूरा ओवरऑल थीम समझा, क्यों आवश्यक है, एक शिक्षक प्रशिक्षित क्यों चुने जाते हैं, क्यों इनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान को समझना शिक्षकों के लिए अति जरूरी है, जिससे कि वह बेहतर शिक्षा दे पाए और समाज को एक नया मार्ग दिशा दे सके। तो इस आधार पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसके सेट में मैं अभी आपको करवा देता हूं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया गया है, उसको खोल करके भी आप टेस्ट फिलहाल दे सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और फिर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो के
इसी वीडियो में आपको अब सॉल्यूशन भी करवा देता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ। सबसे मैं पहले बता दूं स्टूडेंट्स, जो मेरा संस्थान के द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है वो बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। इसमें हमने निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की है। जो जब आप सही बनाएंगे तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि अगर आप गलत बनाएंगे तो 0.25 की कटौती की जाएगी। पहला इंस्ट्रक्शन आपने ये देख लिया। टॉपिक वाइज टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, इसमें टोटल 23 टेस्ट हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन जैसा कि बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है। एक ऑप्शन आपका दे सकता है 1 से अधिक और दूसरा इनमें से कोई नहीं। ये बड़ी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगी। जैसे किसी प्रणाली के तहत शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को एक लंबी अवधि के लिए गृह कार्य दिया जाता है। किस प्रणाली, तो यह प्रणाली का इसे नाम है डाल्टन प्रणाली। कौन सा प्रणाली है, डाल्टन। इस तरह के प्रश्न में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कतें कब होगा, जब 1 से अधिक ऑप्शन होंगे। ठीक है, 1 से अधिक होंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं थोड़ा बहुत दिखा दूं आपको। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञानार्जन बिल्कुल है। सामाजिक उद्देश्य भी है, समाज की कल्याण होता है शिक्षा से। पर्यावरण में समायोजन भी होता है, शिक्षित लोग ही पर्यावरण को बचा के रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो कोई एक नहीं मारना, जब 1 से अधिक ऑप्शन है हमारे पास तो यहाँ पर 1 से अधिक वाला मारेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ई रहेगा। तो ये बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से आंसर आप लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में समय समय शिक्षक के प्रशिक्षण का बहुत ही महत्व है, अभी हमने बताया। इसीलिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे कि विद्यालय जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। ठीक है, फिर यहाँ पे है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का होना चाहिए, निजी स्तर पर होना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज भी है, इसीलिए तो आप देखते हैं कि डीएलएड सीटेट जो आप डीएलएड या बीएड करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं निजी, तो इस पे भी होना चाहिए। दूसरा, गरीब लोगों के लिए मेरिटोरियस के लिए सरकारी भी होता है, जिसमें आप पास करके एग्जाम जब इसमें नामांकन करते हैं। तो ये दोनों आंसर सही हो गया। अब तीसरा हमको पता नहीं है कि ये सही होगा गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मार देंगे 1 से अधिक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 1 से अधिक आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, जो कि 1 से अधिक आपका ऑप्शन दिख जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान से बनाइएगा तो कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण का स्वरूप एवं पद्धति होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए, तो आपका है सरकार के बजट पर, बच्चों की आयु एवं क्षमता पर, विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण। तो देखिए प्रशिक्षण का स्वरूप तो डिपेंड किस पे करता है, बच्चों की आयु एवं क्षमता पर। ठीक है, कि शिक्षक प्रशिक्षण का स्वरूप एवं पद्धति होना चाहिए कि आपको किस वर्ग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 1 to 5 के लिए है कि 6 to 8 के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सरकार के बजट पर बच्चों की आयु एवं क्षमता पर, विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण पर, तो इस पे तो होना ही चाहिए कि आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं उसके अनुसार प्रशिक्षण। और सरकार के बजट के अनुसार भी दिया जाता है कि अगर सरकार शिक्षा में ज़्यादा बजट दे रखी है तो ये अगर कंफर्म नहीं भी है तो अगर ये दोनों कंफर्म है तो आप 1 से अधिक वाला आंसर मार दें। ठीक है, तो अगर 1 से अधिक आपको लग रहा है तो उनमें 1 से अधिक मार दीजिएगा। अगर तीसरा के बारे में अगर अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं है फिर भी आप मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है।
कक्षा प्रशिक्षण की प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो आपको पता ही होगा कि जो कक्षा बनाए गए, तो ये नई शिक्षा नीति, पाश्चात्य शिक्षा नीति जब लॉर्ड मैकाले के द्वारा, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके द्वारा लाया गया था भारत में? लॉर्ड मैकाले। मैकाले की शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1835 ईस्वी में। तो उस समय यानी आधुनिक काल से, तो कक्षा प्रणाली तो आपको पता ही है 1700 के बाद का काल जो है आधुनिक काल में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, जो कक्षा का शिक्षण प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? तो आधुनिक काल में किया गया था। और किसके द्वारा? सर्वप्रथम पाश्चात्य शिक्षा, जो कि स्कूली शिक्षा है आपका, जो आप जाते हैं 9 से 3 या 10 से 4 जो भी सिस्टम है, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और ये आधुनिक काल से संबंधित है। अब फिर देखिए वही प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग जब बेसिक तरीका से सोचेंगे तो आप आसानी से इन सब प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे किस प्रणाली के तहत जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं विद्यार्थियों को हल करने के लिए दी जाती हैं। तो समस्या को हल करने वाली विधि क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली कहलाता है। तो ये सब डायरेक्ट आप पढ़ के जाइएगा तो आंसर डायरेक्ट अच्छा सही हो जाएगा आपका। अब इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम के प्रति प्रत्येक विद्यार्थी के में रुचि उत्पन्न करना किस विधि का लक्ष्य है? तो रुचि से संबंधित, ठीक है, वो आपका खेल विधि है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ प्रश्न लग रहा है डिलीट हो चुका है। तो जब रुचि से जुड़ा हो विद्यार्थियों की रुचि, तो खेल विधि से बच्चा आसानी से सीख पाता है। किस विधि के अंतर्गत छात्रों को अपने विचारों को रखने का अवसर दिया जाता है? तो छात्र कब विचार रखेंगे अपना अपना? तो समूह विवाद के दौरान, ठीक है, जब वाद विवाद होगा आप आपस में बैठ के, तो सभी अपने अपने विचारों को रखते हैं। तो यह विधि क्या कहलाता है? समूह विवाद द्वारा, ठीक है, समूहवाद या समूह विवाद द्वारा यह, यानी अपने अपने विचारों को जब छात्र रखते हैं। शिक्षण की नवीन प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, शिक्षण की नवीन प्रवृत्तियां क्या है? आज शिक्षण का अर्थ पथ प्रदर्शन माना जाता है, ये भी सही है। शिक्षण में दंड का उद्देश्य सुधार करना है, ये भी है। शिक्षा का उद्देश्य धन अर्जित करना है, ये गलत है। लेकिन फिर भी अगर 2 सही हो गया तो आंसर हम क्या मार देंगे? 1 से अधिक। क्या मार देंगे? 1 से अधिक, ठीक है। तो आपको एक अच्छा चीज हथियार मिलेगा बीपीएससी में कि आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है जीवन के समस्त पक्ष का विकास, ये तो उद्देश्य है। जीवन के सिर्फ आर्थिक पक्ष का विकास, ये गलत है। राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ये भी सही है। तो यहां भी आपके जब 1 से अधिक हो गए तो आप मारिएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पूछ रहा था उद्देश्य नहीं है, नहीं, हाँ उद्देश्य नहीं है, तो ये वाला आपका, ये सब तो उद्देश्य है, ये सब आपका सही है। तो उद्देश्य नहीं है पूछ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उद्देश्य नहीं है। प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन में सिर्फ आर्थिक विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य पूछता तब ये दोनों होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है, इसीलिए जीवन में सिर्फ आर्थिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं। शिक्षण के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों को व्यवहार की भली भांति समझा जाता है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को कठोर दंड दिया जा सकता है, ये गलत, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भी नहीं होगा, 1 से अधिक भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के व्यवहार को भली भांति समझा जाता है। बाल मनोविज्ञान की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है गणित विषय की जानकारी, मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी। क्या सबसे ज्यादा उचित यहाँ पे सही है? तो मनोविज्ञान की व्यवहारिक ज्ञान कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है और उसका किस प्रकार से विकास होगा। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का समझ विकसित करने की आवश्यकता है, मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी, ठीक है। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए बाल में जिज्ञासा, बालक होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती, इसलिए बालक के प्रश्नों को टालने के बजाय उनका यथासमय, ये भी सही है। बालकों के बहुमुखी प्रवृत्ति का होता है, बालक क्या होता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का, ठीक है।
इसलिए विभिन्न छात्राओं का अवसर उपलब्ध कराकर, ये भी सही है। बालक आत्म प्रदर्शन चाहता अतः विद्यालय प्रशासन द्वारा इसके उचित मंच प्रदान कर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिक्षा की सार्थकता है समान विकास में, छात्रों के संपूर्ण विकास में, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में। तो शिक्षा की सार्थकता है तो सामाजिक रूप से समानता आधारित विकास करने में, ये भी सही है। छात्रों के संपूर्ण विकास में, ये भी सही है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलता ही है, तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षा के समय रहना चाहिए। ठीक है, आप एक शिक्षक बनिएगा तो मनोविज्ञान के साथ सोचिए क्या होना चाहिए, विषय सामग्री तक सीमित रहना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों की अभिरुचियों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो छात्र किस प्रकार से अभिरुचि रखते हैं सब्जेक्ट में, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का उद्देश्य होना चाहिए, पाठ के विकास में सहयोग करना होना चाहिए, बिल्कुल सही। दंड के रूप में औपचारिक मात्रा होना चाहिए, ए बी दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर ए, पाठ के विकास में सहयोग करना होना चाहिए, दंड के रूप में औपचारिक मात्रा होना नहीं। ठीक है, सामान्य रुचि के विषय होते हैं साहित्य, इतिहास, कला। तो सबसे सामान्य रूप से यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए साहित्य में भी लोगों का रुचि होता है, इतिहास में तो होता ही है, कला में भी होता है। तो ये सामान्य रूप से रुचिकर विषय है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एक से अधिक ही होगा। शिक्षक का ध्यान कक्षा में किस तरह के छात्रों पर होना चाहिए? ठीक है, तो पहला है मंद बुद्धि वाले छात्रों पर, तेज बुद्धि वाले छात्रों पर, ये भी दोनों समान ध्यान होना चाहिए, ये समान होना चाहिए। तो शिक्षकों को विशेष रूप से मंद बुद्धि वाले पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मंद बुद्धि वाले को विशेष आवश्यकता होती है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि तेज बुद्धि वाले छात्र तो उस पर कम भी ध्यान दिया जाए तो वो शिक्षक के बातों को समझ लेते हैं अच्छे से, लेकिन जो मंद बुद्धि है उनको उतने अच्छे से समझ नहीं आता है। इसलिए विशेष रूप से टीचर को जो कमजोर छात्र हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कक्षा में शिक्षक की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपनी ओर से बोलते रहना बिल्कुल नहीं, आप केवल बोलिएगा, दूसरी की बात को भी सुनना पड़ेगा आपको। छात्रों से अंतः क्रिया स्थापित, आप भी बोलिए, छात्रों से भी कुछ पूछिए, तब जाकर के वह शिक्षा आपका बेहतरीन शिक्षा होगा। तो छात्रों से अंतः क्रिया स्थापित करना। अब है कक्षा शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन एवं उनकी विद्यालय प्रशासन के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दायित्व किसका होता है? अगर देखिए कक्षा शिक्षण संबंधी समस्या, क्या क्या समस्याएं आ रही है कक्षा में पढ़ाने के दौरान, विद्यालय प्रशासन के माध्यम से सरकार के समक्ष जो प्रस्तुत करने का काम किसका है? तो शिक्षकों का है। ठीक है, तो वो पहले अपने प्रधानाध्यापक को समस्या बताएंगे, फिर प्रधानाध्यापक आगे ब्लॉक लेवल पे जो भी है BRC उसमें बताएंगे, फिर वो आगे सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सबसे इसमें से कौन सा उपयोगी नहीं है? समस्या पद्धति ये उपयोगी है, आगमन निगमन ये सब उपयोगी है साइंस के लिए, तो प्रश्नोत्तर पद्धति उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, सी। अब है अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आराम स्थिति में रखना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों की समझ, उसकी विद्यार्थियों में उस सब्जेक्ट की समझ पैदा करना, तो वो अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है कि बच्चे को उस सब्जेक्ट में रुचि यानी समझ पैदा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार सोच करके आप 23 क्वेश्चन जो है बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है समझ विकसित हुआ होगा कि शिक्षक को प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता है
और किस प्रकार से बीपीएससी में प्रश्न का उत्तर आप लोग को लगाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह चैनल वरदान जरूर साबित होगा। जब आप परीक्षा देंगे तब आपको मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस और मेरे द्वारा बताए गए एक एक बात आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके के प्रश्न और उसी तरीका से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।